नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम पढ़ेंगे जो हमारा टॉपिक चल रहा था एग्रीकल्चर वाला, उसको आगे बढ़ाते हुए हमने एक कृषि प्रणाली को अच्छे से पढ़ लिया था। अब आगे वाली कृषि प्रणालियों को अच्छे से पढ़ेंगे, बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज की कक्षा को। आप सभी का मोस्ट वेलकम है उद्धार क्लासेस के अंदर। ठीक है, तो अपन ने पढ़ लिया था, निर्वाह कृषि को पढ़ लिया था। निर्वाह कृषि के बाद में आज हम पढ़ेंगे रोपण कृषि और विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि को हम आज की कक्षा में डिस्कस करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं इसकी। ठीक है, तो करते हैं शुरू बिना आपका समय गंवाए। ठीक है, अपना चलेगा आज, क्या चलेगा आज, कौन सी कृषि चलेगी सर? आज चलेगी रोपण कृषि। कौन सी कृषि? रोपण कृषि। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे रोपण कृषि। तो क्या होती है रोपण कृषि, पहले अपन देखते हैं यह कहाँ से प्रारंभ की गई थी, किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी। तो आज उसी बात पर पहले चर्चा करते हैं। ठीक है, तो बात करें अपन रोपण कृषि की, तो जो यूरोपीय लोग होते हैं, यूरोपीय लोगों ने क्या किया, सुनना देखना, भी लिख भी तो रहा हूं मैं। यूरोपीय लोगों ने क्या किया, विश्व के अनेक देशों पर क्या कर लिया, विश्व के अनेक देशों का औपनिवेशीकरण कर लिया। ठीक है, अर्थात गुलाम बना लिया या उन देशों पर अपना दबदबा स्थापित कर लिया। ठीक है, किन्होंने? यूरोपीय लोगों ने विश्व के अनेक देशों पर या विश्व के अनेक देशों का औपनिवेशीकरण कर लिया। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, कुछ नई कृषि जो प्रणालियां थी उनकी शुरुआत की। नई कृषि प्रणालियों की क्या की, शुरुआत। ठीक है, शुरुआत की, जहां से निकल के आती है अपनी रोपण कृषि। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो हमारी रोपण कृषि है वह कब आई थी, आज़ादी के कुछ सालों पहले, जब हम गुलाम नहीं हुए थे, गुलाम होने के बाद में आई थी, ये कह सकते हैं अपन। ठीक है, अर्थात ज़्यादा पुरानी नहीं है ये कृषि, आधुनिक कृषि है। आपने सुना होगा, सुना है क्या कभी कि महाभारत के युद्ध से पहले दुर्योधन ने श्री कृष्ण जी को कॉफी पे बुलाया हो? सुना है कभी? भाई उन्होंने संदेश भेजाओ, जाओ कृष्ण जी को बुला के लाओ। आज एक कॉफी पर एक चर्चा होगी अच्छी सी महाभारत को लेकर, सुना था? नहीं सुना ना, उस टाइम पे थी नहीं ये चीजें, ये कृषि होती नहीं थी। जब आपने रामायण का युद्ध हुआ था रावण और भगवान राम जी के बीच में, तो क्या रावण ने राम जी को बुलाया था, भाई चाय बैठ के पियेंगे और फिर चाय पीते पीते हम चर्चा करेंगे भाई युद्ध करना है या नहीं, तुम्हारे कितने लोग मरे, हमारे कितने लोग मरे? सुना था क्या कभी? नहीं सुना ना। तो यही बात है कि उस टाइम पे क्या होता था, कृषि नहीं थी, प्रचलन में नहीं थी। ये जब यूरोप, ये जो देशों ने भारत विश्व के अनेक हिस्सों में अनेक देशों पे अपना अधिकार स्थापित किया, तब इन्होंने इस कृषि की शुरुआत की थी। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि जो रोपण कृषि है कहाँ से आई है, यूरोपीय देशों से। ठीक है, तो ये कृषि की कहाँ जाती है सर? तो ये कृषि की जाती है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। कहाँ पे की जाती है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। सर ये कहाँ होते हैं, एक बार जरा सा बता दो, मैं समझना। ये हमारी क्या है, पृथ्वी है। ठीक है, जैसी भी ज्यादा ध्यान मत देना, समझना। ये 0 डिग्री हो गया, 23.5 डिग्री हो गया उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश। ये है हमारी कर्क रेखा, ये है हमारी मकर रेखा। ठीक है,
इस रेखा के, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो ये एरिया है, यही क्या है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। आई बात समझ में? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा के बीच में जो स्थान पड़ता है वही अपना कहलाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो सूर्य की किरणें होती है ना, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है, जिस कारण जो इसके आसपास का जो एरिया है वो क्या रहता है, अधिक गर्म रहता है। यहाँ तापमान क्या होता है, अधिक रहता है। इस कारण तो इसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा गया, प्रदेश कहा गया। ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर इतना? चलो चलते हैं आगे। तो सर इसमें कौन कौन सी फसलें आती है जरा बता दीजिए। तो सुनना, इसमें आएगा चाय, कॉफ़ी, गन्ना, ठीक है, गन्ना, केला, रबड़, कोको और अनानास। ठीक है, ये अपनी मुख्य रोपण फसलें हैं। क्या है, ये अपनी रोपण फसलें हैं। एक चीज और है इसमें कि जो ये रोपण कृषि है, जो हमारी रोपण कृषि है, ये क्या है, अत्यधिक लाभ देने वाली कृषि है। क्या है, वृहत स्तर पर या अधिक लाभ, वृहत, ये कह दूं मैं, वृहत स्तर पर क्या है, लाभोन्मुख उत्पादन प्रणाली है। उत्पादन प्रणाली है, अर्थात अधिक लाभ देने वाली कृषि प्रणाली है। कौन सी है सर? रोपण कृषि। ठीक है, आगे बात समझ में? चलो चलते हैं। इतना समझ में आ गया तो फिर चलते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर कोनो दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर त्वार गोला पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अपन आगे बात करते हैं रोपण कृषि को लेकर। इसमें क्या होता है, खेतों का आकार क्या होता है, विस्तृत होता है। खेतों का आकार क्या होता है, विस्तृत होता है, विस्तृत होता है। ठीक है, इसमें अधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है। अधिक पूंजी निवेश, उच्च प्रबंधन, प्रबंध है ना, उच्च प्रबंध हो गया, तकनीकी ज्ञान, तकनीकी ज्ञान और वैज्ञानिक विधियों की आवश्यकता होती है। इसमें वैज्ञानिक विधियों की इसमें आवश्यकता होती है, रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, किस किस की? अधिक पूंजी निवेश, उच्च प्रबंध, तकनीकी ज्ञान, वैज्ञानिक विधियों की इसमें अधिक आवश्यकता होती है, रिक्वायरमेंट होती है। आगे बात करें अपन सुनना, श्रमिक सस्ते मिल जाते हैं। ठीक है, यातायात विकसित होता है इसमें। ठीक है, जो बागान होते हैं इन कृषि के, रोपण कृषि के जो बागान होते हैं, वहाँ से बाजार तक, मार्केट तक लाने ले जाने के लिए यातायात जो साधन होते हैं वो सुचारू रूप से अधिक सरल होते हैं। ठीक है, अब सर आपने यूरोपीय लोग बताए थे, तो वो जरा सा लोग भी बता दो भाई, कौन कौन से, पूछ लिए भी। ठीक है, कौन कौन से लोग थे, किस किस देशों के लोग थे, तो वो भी बता दो जरा सा। तो सुनना वो लोग कौन थे जिन्होंने रोपण कृषि की थी। पहला आता है फ्रांस वासियों ने, फ्रांस वासियों ने पश्चिमी अफ्रीका में किसकी पौध लगाई थी, चाय, कॉफ़ी, चाय नहीं सॉरी, कॉफ़ी और कोकोआ की। किसकी? कॉफ़ी और कोकोआ की। ठीक है, उसके बाद आते हैं ब्रिटेन वासी, ब्रिटेन वासियों ने, इन्होंने कहा भाई हम तुमसे थोड़े ना कम है,
इन्होंने क्या कर दिया भाई साहब, भारत श्रीलंका में चाय के बागान लगा दिए। ठीक है, भारत श्रीलंका में चाय के बागान लगा दिए, मलेशिया में रबड़ के बागान लगा दिए। ठीक है, और पश्चिम द्वीप समूह है, पश्चिम द्वीप समूह जिसे अपन कहें वेस्ट इंडीज, यह कहाँ स्थित है सुनना, जो अपना कैरेबियन सागर है और अटलांटिक महासागर है उसके बीच में, उसके आसपास एक द्वीप समूह स्थित है जिसे अपन क्या कहते हैं, पश्चिमी द्वीप समूह वेस्ट इंडीज। यह जो द्वीप समूह है इसमें 13 स्वतंत्र छोटे छोटे देश है, जैसे क्यूबा हो गया, जिम्मेत हो गया, हैती हो गया, आदि छोटे छोटे देश स्वतंत्र देश है, इसमें शामिल है 13 देश। ठीक है, इतना याद रखना है। वहाँ पे की जाती है गन्ने की और केले की। ठीक है, फिर स्पेन के और अमेरिका वासियों ने क्या कहा, भाई हम पीछे क्यों रहे, हम भी तो यूरोपीय लोग हैं। तो इन्होंने क्या किया, स्पेन व अमेरिकी वासियों ने, अमेरिकियों ने क्या किया, फिलीपाइंस में क्या कर दिया, गन्ने और केले के बागान लगा दिए। क्या लगा दिए भाई साहब, गन्ने के गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है ना, इन्होंने लगा दिया गन्ने के नारियल के बागान, लगा दिए गन्ने और नारियल के बागान। एक समय में जो इंडोनेशिया था वहाँ पे गन्ने की कृषि की जाती थी, जिस पर हॉलैंड वासियों अर्थात डचों का क्या था, अधिकार था। क्या था, इसको भी अपन लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं अपन, एक समय में, ये कोई समय था, ठीक है, जहाँ पे इंडोनेशिया में गन्ने की क्या की जाती थी, गन्ने की कृषि की जाती थी, जिस पर हॉलैंड वासियों या अपन कहें डचों का क्या था, अधिकार था। आई बात समझ में भाई, एक समय में इंडोनेशिया में भी किसकी खेती की जाती थी, किसकी कृषि की जाती थी, तो अपना जवाब होगा गन्ने की कृषि की जाती थी, जिस पर हॉलैंड वासियों या अपन कहें डचों का क्या था, अधिकार था। ठीक है, ब्राजील में एक चीज और सुनना, ब्राजील में कहाँ पे, ब्राजील में जो कॉफी के बागान होते हैं, कॉफी के जो बागान होते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है फेजिंडा। क्या कहेंगे अपन उनको, फेजिंडा। ब्राजील में कॉफी के बागान होते हैं, उनको अपन कहेंगे क्या, फेजिंडा। ठीक है, एक बार देखना, फ्रांस वासियों ने पश्चिमी अफ्रीका में कॉफी कोकोआ की पौध लगाई, ब्रिटेन वासियों ने भारत श्रीलंका में चाय के बागान, मलेशिया में रबड़ के बागान, पश्चिमी द्वीप समूह में गन्ने व केले के बागान लगाए। ठीक है, पश्चिमी द्वीप समूह आपको बता दिया, वेस्ट इंडीज जो कि कैरेबियन सागर अटलांटिक महासागर के बीच में स्थित है, इसमें 13 स्वतंत्र छोटे छोटे देश हैं, जैसे क्यूबा, हैती, जमेत आदि देश इसमें हैं। ठीक है, स्पेन अमेरिका वासियों ने फिलीपाइंस में गन्ने और नारियल की कृषि की या गन्ने नारियल के बागान लगाए, ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को फेजेंडा कहा जाता है। एक समय में इंडोनेशिया में गन्ने की कृषि की जाती थी, जिस पर हॉलैंड वासियों डचों का क्या था, एकाधिकार था। ठीक है सर, हमें एक चीज़ बताओ, पहले तो आपने कहा
कि यूरोप वासियों का या यूरोपीय लोगों का अधिकार था इस पे। अब वर्तमान में किसका अधिकार है इस पे? अब तो वो भी नहीं है हमारे देश में, तो अब किसका अधिकार है? तो सुनना, वर्तमान में जो बागान है, बागान है, ठीक है, इस पर या तो उस देश की सरकार का, देश की सरकार का, या फिर आम नागरिकों का, नागरिकों का क्या है? नियंत्रण। ठीक है, पहले तो उन यूरोपीय लोगों का था, मगर वर्तमान में इन बागानों पर देश की सरकार का या फिर नागरिकों का क्या है? नियंत्रण है। ठीक है, इसी के साथ हमारी रोपण कृषि होती है कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे किसको? विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। नाम भी देखो आप कितना बड़ा सारा है, पढ़ेंगे फिर भी नाम बड़ा है पर छोटा छोटा इसमें दे रखा है आपको ना। क्या है हमारा? विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। ठीक है, यह कृषि की जाती है मध्य अक्षांश की, मध्य अक्षांश के शुष्क हाँ, कहाँ बात कर रहे थे अपन? हाँ, ये कृषि की जाती है मध्य अक्षांशों के अर्ध शुष्क जो आंतरिक प्रदेश होते हैं वहाँ पे यह कृषि की जाती है। सर ये प्रदेश है कहाँ पे मध्य अक्षांश? तो मैं बताऊं आपको, ये हमारी पृथ्वी, पृथ्वी है ना, 0 डिग्री, यहाँ पे हमने ले लिया 23.5 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे, और यहाँ पे भी 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश पे। ठीक है, फिर अपन ने थोड़ा सा और लिया यहाँ पे 60 डिग्री, और थोड़ा सा इस साइड भी ले लिया अपन ने 60 डिग्री ले लिया। अब जो हमारे पास आता है क्या? 30 डिग्री और 60 डिग्री के बीच का जो ये क्षेत्र, यही हमारा क्या है? मध्य अक्षांश। ठीक है, यहाँ क्या होता है? आर्द्रता कम होती है, एक तो आर्द्रता क्या है? कम होती है, वर्षा भी कम होती है, तापमान क्या रहता है यहाँ पे? अधिक रहता है, अर्थात शुष्क, शुष्क रहता है तापमान। ठीक है, ये हो गई इसकी बात मध्य अक्षांश की। इसमें जैसे अपना एशिया हो गया, अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया आदि के कुछ कुछ भाग आते हैं इसमें। ठीक, आ गई बात समझ में? यह कृषि इन क्षेत्रों में की जाती है। आगे आता है हमारा, एक इनकी विशेषता है कि जो ये कृषि होती है, खेतों के आकार क्या होते हैं इसमें? बड़े होते हैं। खेत क्या होते हैं इसमें? खेत बड़े होते हैं। मुख्य इसमें फसल होती है हमारे गेहूं। गेहूं क्या है? मुख्य फसल। अन्य फसलों की बात करें तो आ जाता है हमारे मक्का, जौ, राई और जई। ठीक, एक चीज है कि भाई खेतों का आकार बड़ा होगा तो लोग, जो कृषक है वो किसका उपयोग करेगा? मशीनों का, मशीनी यंत्रों का उपयोग करेगा। तो इसमें खेत जोतने से लेकर, खेत जोतने से लेकर काटने तक, फसल काटने तक किसका उपयोग किया जाता है? मशीनी यंत्रों का उपयोग किया जाता है। जिससे क्या होगा? जिससे ये होगा कि प्रति व्यक्ति, प्रति व्यक्ति उत्पादन तो होगा अधिक, उत्पादन तो होगा क्या? उत्पादन अधिक होगा। ठीक है, लेकिन प्रति एकड़ उत्पादन, उत्पादन क्या होगा? कम होगा।
ठीक है भाई, मजदूर नहीं लगेंगे खेत में, मानव कार्य नहीं करेगा खेत में, कार्य करेगी मशीनें, यंत्रों के द्वारा कार्य करवाया जाएगा, तो प्रति व्यक्ति उत्पादन तो अधिक होगा ही, और जो प्रति एकड़ उत्पादन है भूमि के हिसाब से देखा जाए तो वो उत्पादन होगा कम। ठीक है, आई बात समझ में? आई क्या? अब हम देखते हैं वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जो मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्धशुष्क प्रदेशों में हैं जहाँ पे यह कृषि की जाती है। तो देखते हैं अपन एक बार कौन कौन से वो देश हैं। पहला आता है अपना मैदानी भाग है कुछ, जैसे यूरेशिया के स्टेपीज, ठीक है, उत्तरी अमेरिका के प्रेयरीज, ठीक है, अर्जेंटीना के पंपाज, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका की डाउन्स थोड़े आएगा, वेल्डस आएगा, डाउन्स तो ऑस्ट्रेलिया का है ना, ऑस्ट्रेलिया में आएगा डाउन्स, और न्यूजीलैंड में कैंटरबरी। क्या है? कैंटरबरी। ये क्या है? घास के मैदान है। इन मैदानी भागों में घास की क्या है? ये मैदान है। इन भागों में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि मुख्य रूप से की जाती है। कौन कौन से हैं? यूरेशिया के स्टेपीज, उत्तरी अमेरिका का प्रेयरीज, ठीक है, अर्जेंटीना का पंपाज, दक्षिण अफ्रीका का वेल्डस, ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स, न्यूजीलैंड का कैंटरबरी। ठीक है, इसी के साथ अपना जो यह कृषि प्रणाली वाला भाग है वह भी होता है कंप्लीट। ठीक है, एक बार फटाफट से दोनों कृषि प्रणालियां हैं, रोपण कृषि और विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, एक बार उसको फटाफट से देखते हैं, साथ साथ में दोहराना। अपन बात कर रहे थे रोपण कृषि को लेकर। तो रोपण कृषि में क्या होता है? पहले यूनानी लोगों ने क्या किया? संपूर्ण विश्व के अनेक देशों पर क्या किया? उन देशों को क्या किया? औपनिवेशीकरण किया। फिर उन्होंने कुछ नई कृषि प्रणालियों की शुरुआत की, जिसमें से अपने पास आती है रोपण कृषि। रोपण कृषि क्या है? अत्यधिक या वृहत स्तर पर लाभोन्मुख प्रणाली है। ठीक है, लाभोन्मुख उत्पादन प्रणाली है। यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है। ठीक, आगे आता है इसमें चाय, कॉफी, रबड़, कोको, ठीक है, और गन्ना, केले, अनानास आदि की कृषि की जाती है। खेतों का आकार इसमें विस्तृत होता है। सस्ते श्रमिक मिल जाते हैं, यातायात की अच्छी सुविधा होती है, अधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है, उच्च प्रबंध की आवश्यकता होती है, अच्छा तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है, वैज्ञानिक विधियों की आवश्यकता होती है। हो गया इतना क्लियर? फिर जो वो यूरोपीय लोग थे, उन्होंने किन किन स्थानों पर, किन किन देशों में कौन सी रोपण फसल उत्पादित करवाई थी? तो फ्रांस वासियों ने कहाँ? दक्षिण अफ्रीका के अंदर कॉफ़ी और कोकोआ की पौध लगवाई। ब्रिटेन वासियों ने भारत और श्रीलंका में चाय की, मलेशिया में रबड़ की, और दक्षिणी द्वीप समूह में गन्ने और केले की। ठीक है, उसके बाद स्पेन और अमेरिकी वासियों ने नारियल व गन्ने की खेती करवाई। फिलीपाइंस में रोपण कृषि है ये। फिर उसके बाद आता है, एक समय में इंडोनेशिया में भी क्या होता था? गन्ने की कृषि की जाती थी, जिस पर हॉलैंड वासियों या डचों का अधिकार था। ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को फेजेंडा कहा जाता है। ठीक है, वर्तमान समय में जो ये बागान है उस प्रदेश की सरकार या नागरिकों का क्या है? नियंत्रण है। बात करते हैं अपन विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। यह मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्धशुष्क प्रदेशों में की जाती है। ठीक है, इसमें खेतों का आकार क्या होता है? विस्तृत होता है। मानव श्रम के बजाय मशीनी यंत्रों का अधिक उपयोग किया जाता है। खेत जोतने से लेकर फसल काटने तक मशीनी यंत्रों का उपयोग किया जाता है। इस कारण यहाँ पे जो प्रति एकड़ उत्पादन होता है वह होता है कम, और प्रति व्यक्ति उत्पादन होता है अधिक। ठीक, कौन कौन से जो मैदानी भाग हैं, कौन कौन से मैदानी क्षेत्र है जहाँ पे ये कृषि की जाती है? तो अपना आता है यूरेशिया का स्टेपीज, ठीक है, उत्तरी अमेरिका का प्रेयरीज, अर्जेंटीना का पंपास, दक्षिण अफ्रीका का वेल्डस, ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स और न्यूजीलैंड का कैंटरबरी।
ठीक है, क्लियर दोनों कृषि प्रणालियाँ। तो आज की कक्षा को इसी के साथ ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आने वाली जो कृषि प्रणालियाँ हैं जो अपने पास अभी भी शेष रह रही हैं, लगभग 6 कृषि प्रणालियाँ अपने पास शेष हैं, उनकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।